भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि कुछ यूएस की आईटी जायंट्स कंपनीज के सीईओज प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिले और उन्होंने इंडिया में इन्वेस्टमेंट का वादा किया या उन्होंने अपने प्लान्स बताए कि अगले 4 साल में और 5 साल में इतना इतना पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे। मैंने एनालाइज करने की कोशिश की यही वक्त क्यों। देखिए दोस्त, ट्रंप इस समय एक तरीके से देखा जाए तो एंटी इंडिया जा रहे हैं। आपने देखा इनका रवैया पिछले 1 साल में। एप्पल को उन्होंने मना किया कि आप इंडिया में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, गूगल को मना किया कि इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। इवन अभी देखिए राइस में भी कहते हैं कि इंडिया जो है वो डंपिंग कर रहा है और यूएस ने डब्ल्यूटीओ में एप्लीकेशन भी दिया है अगेंस्ट इंडिया। तो एक तरफ तो यार आप इंडिया के अगेंस्ट में जा रहे हैं, दूसरी तरफ यूएस की आईटी कंपनीज इंडिया में आ रही हैं। इसके रीजंस क्या हैं, वो भी ट्रंप के रहते हुए। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, डिस्कस करने के पहले एक बार ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां हैं और वो कितना कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगी शॉर्ट में। आगे बढ़ने के पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये एक क्रांति का वक्त है दोस्तों, और आप देखिएगा कि अगले 10 सालों में या 10 सालों के बाद यू विल फाइंड ए न्यू इंडिया, जो कि आज के इंडिया से बहुत अलग होगा। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ये क्रांति आने वाली है और इस क्रांति का नाम है इंडियाज टेक एंड एआई रिवॉल्यूशन। इसमें कौन कौन सी कंपनियों ने जो इन्वेस्टमेंट के लिए बोला है? सबसे पहले गूगल, जिसने $15 बिलियन बोला है इन्वेस्ट करने के लिए अगले 5 सालों में। अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, कॉग्निजेंट, इंटेल, ऐसी ऐसी कंपनियों के सीईओ, इनके तो मैं नाम ले रहा हूं कि इन कंपनियों के सीईओ अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी से एक वीक के अंदर ही मिले हैं, बी लाइन लगा के। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि लोग मान रहे हैं कि ये इंडिया जो है वो एफडीआई का, टेक्नोलॉजी का और एआई इन्वेस्टमेंट का और सेमीकंडक्टर का एक तरीके से हब बनता जा रहा है। स्टार्टिंग हो चुकी है। दिस इज वेरी गुड बिगनिंग। तो दोस्तों शुरू करते हैं। अब मैं पहली कंपनियों से बोलता हूं। सबसे पहले अमेजन के सीईओ आके मोदी जी से मिले और उन्होंने कहा कि 2030 तक वो 35 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में करेंगे। दोस्तों, ये 3 लाख करोड़ रुपए होता है और बेसिकली उनको करना है एआई ड्रिवन ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी में, लॉजिस्टिक्स में और वेयर हाउसेज में, क्योंकि अब इनका कंपटीशन हो गया है। फ्लिपकार्ट है, मीजो है, बहुत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जिनसे कंपटीशन बढ़ गया है। इसलिए अमेजोन का जो एक मार्केट शेयर है वो 7% डाउन हुआ है इंडिया में। अब उसको अगर उसको लेवल पे लाना है या अपने बिजनेस को बढ़ाना है, सो ही हैज टू इन्वेस्ट एंड दिस इज द वेरी राइट टाइम टू इन्वेस्ट। अगर दूसरे उसके पैरेलल में आ गए देन दे विल लूज द टाइम। तो यहां पे टाइम इंपॉर्टेंट है, इन स्पाइट ऑफ दैट कि ट्रंप कहते हैं इंडिया में इन्वेस्टमेंट मत करो। अब दूसरा जो क्लाउड का बादशाह है माइक्रोसॉफ्ट, उन्होंने भी कमिटमेंट किया है 17.5 बिलियन का, वो 2029 तक। और इंडिया में क्या करेगा? वो एआई डाटा सेंटर्स बनाएगा, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करेगा और एज्योर जो उनका है वो क्लाउड एक्सपेंशन करेगा। और ये सब करेगा वो अगले 4 साल के। और 4 साल में उनका पूरा कमिटमेंट है 17.5 बिलियन यूएसडी का। अब आते हैं कुछ आईटी सर्विसेज की तरफ, जैसे कॉग्निजेंट। इनके भी सीईओ रवि कुमार और इंडिया के हेड जो राजेश वेरियर, ये भी पीएम मोदी से, और इन्होंने भी कहा है कि अमाउंट तो नहीं बताया, लेकिन कोई कहता है 3 बिलियन, कोई कहता है 10 बिलियन। आई एम नॉट श्योर व्हाट इज द कमिटमेंट फ्रॉम हिम टू इंडिया। और आप जानते हैं कॉग्निजेंट आज इंडिया में 3 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय करता है और वो कहता है कि अगले 3 साल में एआई स्किलिंग में, ट्रेनिंग में, ऑटोमेशन में और एडवांस सर्विसेज में ये इंडिया में पैसा लगाए। अब उसके बाद इंटेल के जो चेयरमैन है लिप बू टैन, वो भी मोदी जी से मिले और इन्होंने भी कहा कि 10 बिलियन सेमीकंडक्टर इंसेंटिव प्रोग्राम जो है वो करेंगे। और इसके अलावा जो आपको पता है ये वेदांता वाला, वेदांता, फैक्सकॉन का, माइक्रोन का, एएमडी का, ये जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं सब इंडिया की तरफ आ रहे हैं। और इसे कहते हैं कि ग्लोबल जो सेमीकंडक्टर रेस है, इसमें इंडिया को टॉप लीग पे अगले 10 साल में हमको लगता है इंडिया आ जाएगी। और हमारे मोदी जी लगे भी हुए हैं, 7,000 करोड़ का उन्होंने ऑलरेडी उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा। और इंटेल ने यह भी बोला है कि वो यहाँ पे इनोवेशन ड्रिवन फ्यूचर का एक लैब भी बनाएगा। और आपको बात पता है कि इंटेल की जो इंजीनियरिंग टीम है उसमें 20% से ज्यादा इंडियंस है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है दोस्त। देखिए उसके अब हम आते हैं रीजंस के ऊपर कि क्यों ऐसा हो रहा है। पहले थोड़ा टेक्निकल रीजन, फिर पॉलिटिकल रीजंस की बात है। कुछ कारण ऐसे हैं कि
अब इंडिया जो है वो केवल एक मार्केट नहीं है, ये जो टेक का एक सुपर पावर बनने जा रहा है। इंडिया में आप ये देखिए कैसे 5G इंडिया में अवेलेबल है, बहुत कंट्रीज में अवेलेबल है। मैं कह रहा हूँ जो फैसिलिटीज अवेलेबल है, वन विंडो ये इंडिया में हो गया है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। पहले तो महीनों लग जाते थे एक लाइसेंस लेने में, आज वही काम एक हफ्ते के अंदर होता है। डिजिटल पेमेंट्स का इश्यू नहीं है, जैसे क्योंकि यूपीआई इतने तेजी से पूरे वर्ल्ड में फैला है कि लोगों ने सोचा कि यार ये कैसे कर सकता है इंडिया। पूरे वर्ल्ड का 60% जो डिजिटल ट्रांसफर है वो इंडिया में हो रहा है। लोग तो देख रहे हैं ना, ये तो कहते हैं जो एआई टैलेंट का इंडिया तो सबसे बड़ा सप्लायर हो गया साहब। अच्छा, अब इसमें ये एक बात साफ आती कि ये जो मतलब इन सब की जो मीटिंग्स हुई थी, ये एक तरीके से आप ये देखिए ये केवल बिजनेस के लिए नहीं थी, क्योंकि उनको पता है कि यार इंडिया इस वक्त ऐसा है कि आप इंडिया में विश्वास कर सकते, अनस्टॉपेबल है, इसलिए आप कर सकते हैं। अच्छा, अब कुछ और रीजंस की बात आते हैं। देखिए मैंने आपको बता दिया, एक तो रीजन है 5G वाला कि सब जगह अवेलेबल है, दूसरा डिजिटल पेमेंट्स है। अब देख इंडिया की आज की एवरेज एज 28 टू 29 ईयर्स, इसको मीडियन एज कहते हैं, और ये 2100 में 2100 में, आप सॉरी 2100 में, मतलब आज से करीब 75 साल के बाद ये 48 हो जाएगी। मतलब कि पूरी जितनी भी कंपनीज हैं उनके पास अभी 75 ईयर्स तो है ही काम करने के लिए इंडिया में, क्योंकि एवरेज एज 28 है। और बाकी जगह नहीं। देखिए चाइना का पॉपुलेशन कम होती जा रही है, वो कहते हैं 2075 में इट विल बी ओनली 500 टू 600 मिलियन, आधी रह जाएगी पॉपुलेशन। यूरोप का हाल देख रहे हैं आप। यूरोप तो अपना वर्चस्व खोता जा रहा है, यूके अपना वर्चस्व खोता जा रहा है, बाहर के लोग आके उसके अंदर अब राज करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पे कौन इन्वेस्टमेंट करेगा, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि यूके में 25 साल के बाद क्रिश्चियंस का राज होगा या मुस्लिम्स का राज होगा, यही पता नहीं। फ्रांस में क्या होगा, आपका जर्मनी का क्या होगा, इटली का क्या होगा, पता। इटली में तो लोकल जो इटली वाले हैं वो 27% है, बाकी सब बाहर के लोग आके रुके हुए। तो आपको हर कंट्री का फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा है कि यार अगले 25 साल 30 साल के बाद ये किस शेप में रहेगा। अमेरिका का पता नहीं, अमेरिका की कैलिफोर्निया कहता है कि हमको अलग स्टेट चाहिए, पता नहीं आपको कि अमेरिका किस शेप में रहेगा। आज डॉलर छाप छाप के वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना है, कल ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अब मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ दुनिया जा रही है और वो डिक्लाइन जा रहा है। अब ये देखिए यूएस डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, और ये कितने स्पीड से जाएगा किसी को पता नहीं। तो और इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, चाइना में कर नहीं सकते, यूरोप में कर नहीं सकते। अब बाकी कंट्रीज देखिए, एक तरीके से आप ये देखिए कि एक जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है वो भी बढ़ता जा रहा है। कई कंट्रीज आप ले लीजिए, आप 50 साल पहले का ईरान देख लीजिए, आज का देख लीजिए, 50 साल पहले का अफगानिस्तान देख लीजिए, आज का देख लीजिए, इराक देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए, सोमालिया देख लीजिए, इजिप्ट देख लीजिए, आपको सब में चेंज नजर आ रहा है यार। तो ये इन्वेस्टमेंट की जगह तो नहीं है ना, कहां पे कब ग्रह युद्ध हो जाए पता नहीं आपको, बांग्लादेश की सिचुएशन किस कंट्री में हो जाए आपको पता नहीं। तो सेफ कंट्री कौन सा है जहां पे इन्वेस्टमेंट करेगा फॉर अनदर 50 ईयर्स। आज की बात नहीं कर रहे, 50 साल के तक, आज से लेके 50-60 साल तक कौन सा कंट्री ऐसा है जो कि स्टिल रहेगा, सेम कंडीशन में रहेगा। और वो लोगों को नजर आता है हिंदुस्तान, इंडिया, क्योंकि यहाँ पे रिलीजियस टॉलरेंस है, क्योंकि यहाँ पर 85% हिंदू है। हिंदूज में बहुत टॉलरेंस होती है, और ये हमारे मुस्लिम भाई खुद बोलते हैं कि अगर हिंदुस्तान में 50% से ज्यादा मुस्लिम हो जाएं तो 50% हिंदुओं को मार मार के भगा दिया जाएगा। यहाँ से कहाँ जाएंगे पता नहीं, या तो कन्वर्ट हो जाएंगे, हमारे बच्चों के बच्चों का नाम भी कुछ अब्दुल टाइप का हो जाएगा, यही होगा, या तो भाग जाएंगे या मर जाएंगे। लेकिन हिंदू ऐसा नहीं है, और ये बात दुनिया जानती है कि ऐसा नहीं है। और इसलिए जो इंडियंस हैं, हिंदूज हैं, बाहर जाते हैं, बाहर की कंपनीज में नौकरी करने जाते हैं। अब देखिए अपने घर में छोटा सा मंदिर बना लिया, उसी में पूजा कर रहे हैं, और उनको इससे मतलब नहीं है मंदिर जाना है नहीं जाना है, कभी कुछ नहीं मतलब है उनको। ये मतलब नहीं है दूसरे क्या कर रहे हैं कि भाई हम लोग बुद्ध की पूजा नहीं कर रहे हैं तो हम हमारे दुश्मन हो गए। या कुछ लोग बोलते हैं कि जी आप बुद्ध की पूजा करते हैं इसलिए आप काफिर हो गए। आपको क्या मतलब है यार हम किसकी पूजा करें ना करें, तुमसे क्या मतलब, अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। लेकिन नहीं, मतलब हम तो हैं जो है, हम चाहते हैं आप भी हम जैसे बन जाओ। आप उसी की कोशिश करते रहते हो कि आप हमारी तरह बनो। कोई हिंदू ये कोशिश नहीं करता कि आप हमारी तरह बनो, क्योंकि हमारे में तो कोई दूसरा आ ही नहीं सकता, इतनी जाति है, इतने ही है। और दूसरे जो हिंदुस्तान के मुस्लिम
मुसलमान है, वो हिंदुओं के साथ रह रह के उनमें भी रेजिलियंस आ गया। बेसिक नेचर तो वही है। आप जाके देखिए, जो जो भी ये ग्रूमिंग गैंग्स हैं यूके के या बाकी बाहर की कंट्रीज में जो भी गलत काम कर रहे हैं मुसलमान, वो ज्यादातर पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, अफगानिस्तान के, सीरिया के, इजिप्ट के होंगे, हिंदुस्तान के नहीं होंगे। हिंदुस्तान के होंगे ही नहीं। लोकली कुछ वो खुराफात करते रहे, वो बात अलग है, उस पर तो अलग से बात हो सकती है और अलग से वीडियो हो सकता है कि इंडिया में क्यों थोड़ी सी इंटॉलरेंस हो गई है आजकल, उस वो बात अलग है। लेकिन इन जनरल दे आर नॉट दैट। तो इंडिया विल बी द वेरी राइट प्लेस टू इन्वेस्ट, बिकॉज दैट इज अवेलेबल इन द सेम कंडीशन फॉर नेक्स्ट 50 ईयर। और एक सबसे बड़ी बात जो है स्किल पावर। एक तो पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन है, और वो भी पढ़ी लिखी पॉपुलेशन, आईटी वाली पॉपुलेशन, नॉलेजेबल है, आईआईटीज हैं, आईएम्स हैं, हजारों इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, अच्छे अच्छे इंजीनियर्स निकल रहे हैं, टेक्नीशियंस निकलते हैं, रिसर्चर्स निकल रहे हैं, पीएचडीज निकल रहे हैं, और एक लेवल के निकल रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि वो अपने कॉलेजेस खोल दिए और बेकार से इंजीनियर डॉक्टर निकले जा रहे हैं ना, एक स्टैंडर्ड। और ये दुनिया जानती है। इसीलिए बिल गेट्स ने कहा था कि अगर एक कंट्री हो जिसको मुझे पूरा अपना इंजीनियर्स लेने हो तो दैट इज ओनली इंडिया। ये बिल गेट्स के वर्ड्स। एक कंट्री आप चूज करेंगे तो दैट इज इंडिया। तो ये वर्ड जानता है कि यहाँ पे उनको सब कुछ मिलेगा, ठहराव मिलेगा, 1.5 बिलियन लोगों का मार्केट मिलेगा, और वो भी द हाईएस्ट मिडिल क्लास का मतलब क्या होता है? आपकी परचेजिंग पावर ज्यादा है, आपको ज्यादा परचेजिंग पावर वाला कंट्री मिल, स्टेबिलिटी आपको मिल रही। और आपको क्या चाहिए एक कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने के लिए? टेक्निकल नो हाउ वाले चाहिए, और आपको ये पता है कि ऐसे टेक्निकल लोग आपको मिलते रहेंगे, कम नहीं होंगे, क्योंकि ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, ग्राफ ऊपर जा रहा है। माँ बाप हिंदुस्तान में अपना घर बार बेच के बच्चों को पढ़ाते हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, पब्लिक बहुत ज्यादा है। एक एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए लाखों लाखों बच्चा बैठता है, तब सिलेक्शन होता है। तो हर माँ बाप जानते हैं कि अगर बच्चा बहुत इंटेलिजेंट नहीं है, बहुत पढ़ाई नहीं की है, तो वो पीछे रह जाएगा। बाकी ये चीज दुनिया जानती है। जो डेवलप कंट्रीज है वहां के बच्चे क्या कर रहे हैं? उनके पास स्किल हो सकती है, लेकिन उन्होंने स्किल का यूज ही नहीं किया, फेंटाइल खा के पड़े हुए हैं, या वो मेहनत करने के आदी नहीं है, 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करते एक दिन में, सैटरडे संडे का ऑफ चाहिए। एक हिंदुस्तानी को आप लगा दो 24 घंटे वो काम करता रहेगा, अगर उसको पैसा मिल रहा है तो, इफ इज अर्निंग आउट ऑफ दैट। तो एवरीथिंग पीपल आर गेटिंग इन वन प्लेस, और वो है इंडिया। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, उनको एक स्टेबल गवर्नमेंट मिल रही है। आज के दिन उनको पता है कि फॉर द नेक्स्ट 30-35 ईयर्स यार बीजेपी रहेगी। सी आई एम नॉट ए स्पोक्स पर्सन ऑफ बीजेपी, लेकिन जो आज की कंडीशन है, क्योंकि आज की कंडीशन को एसेस करके ही तो इन्वेस्टमेंट हो रहा है। आज की कंडीशन ये है, लोगों को लगता है कि यार बीजेपी, मोदी है, मोदी के बाद कोई और आएगा, लेकिन आएगा बीजेपी का ही। बीजेपी को हराना आज के दिन में मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगता है। तो जो बीजेपी की पॉलिसीज हैं वो चलती रहेंगी अगले 50 साल। अमेरिका की तरह नहीं, बाइडेन की पॉलिसी लेफ्ट तो इनकी राइट, और इतनी राइट, एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट। पूरी दुनिया परेशान है यार, ये कैसा आदमी है, क्या कर रहा है ट्रम्प, अगला आएगा वो क्या कर देगा। मतलब ये तो एक बाकी कंट्रीज ऐसी हो गई है कि डिक्टेटरशिप है। यूएस में इज एज गुड एज डिक्टेटरशिप। हमारे पड़ोसी में डिक्टेटरशिप हो ही गई, साइन करा के डिक्टेटरशिप हो गई भाई। जब जिस दिन उसने सीडीएफ का साइन कर दिया आसिम मुनीर ने, डिक्टेटरशिप हो। यूएस का प्रेसिडेंट, आज का प्रेसिडेंट ने पूरे यूएस को एक डिक्टेटरशिप के अंडर में ला के दिया। इंडिया में ऐसा हो नहीं सकता। इंडिया में ये क्योंकि इंडिया के इंस्टीट्यूशंस बहुत सॉलिड, और ये बात बाहर की कंपनीज वालों को पता है कि उनके चाहे इंस्टीट्यूशंस में कॉलेजेस हो, पुलिस हो, जुडिशरी हो, आईटी हो, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग जो एक बार बन जाते हैं इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज जो बन जाती है, दैट इज ऑल्सो, वो टूटते नहीं है, वो आगे ही जाती है, क्योंकि उनको खेप ऐसी मिल रही है, बच्चे ऐसे मिल रहे हैं, एजुकेटेड बच्चे मिल रहे हैं, तो वो आगे ही जाएगी, पीछे नहीं जाएगी। यही रीजंस हैं जो मुझे ये लगता है कि जनरल एटमॉस्फेयर इंडिया का ऐसा है कि पीपल आर सेइंग कि यार हम तो अपना सबसे बड़ा सेटअप यहीं लगाएंगे। तो मैं ये कहता हूं कि अगले 10 साल में इंडिया का फ्यूचर केवल ब्राइट ही नहीं है दोस्तों, सुपर ब्राइट। आप देखिएगा दैट डिफरेंट। मुश्किलें थोड़ी बहुत आएंगी जरूर, लेकिन जब एक स्टेबल गवर्नमेंट होती है तो ये सब जो छोटी छोटी परेशानियां होती हैं उसको भी ओवरटेक किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा।